हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणा ई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं। लास्ट 10 इयर्स मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एंड मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चंस के साथ। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये नीट के क्वेश्चंस हैं आए हुए और साथ में कुछ मेंस के क्वेश्चंस। तो प्यारे बच्चों देखो, पहला क्वेश्चन जो है इसमें कह रहे हैं जो एंगल ऑफ डिप है वो 25 डिग्री और -25 डिग्री आया। ए पे 25 डिग्री, बी पे -25 डिग्री। तो कह रहे हैं ए नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, बी सदर्न हेमिस्फेयर में है, दोनों नॉर्दर्न में है, दोनों सदर्न में है। तो बेटा कैसे बोल सकते हैं? बेटा देखो एंगल ऑफ डिप, बेटा पहली बात तो देखो हमेशा ना जरूरी नहीं कि नीडल डिप ही करे। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में डिप करती है पर सदर्न हेमिस्फेयर में वो राइज करती है, क्योंकि मैग्नेट ऐसी होती है, फील्ड लाइंस इस तरीके की हैं। आई होप मैं आपको समझा पाया और ये आपको मालूम भी होगा बेटा, फील्ड लाइंस इस तरीके की होती है। तो नीचे तो राइज करती है। तो बेटा लेकिन डेवलप जो हुआ था, ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो एनालाइज हुई वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एनालाइज हुई सबसे पहले, है ना। तो लोगों ने देखा अंदर को है, इसलिए बोला कि डिप करती है, इसलिए नाम पड़ गया एंगल ऑफ डिप। जबकि अगर दोनों तरफ होती, अगर मान लो इधर भी होती तो इधर भी होती, तो कुछ ऐसा होता है एंगल ऑफ डिप के बदले हो सकता था एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता नाम, या कुछ और नाम होता कि एंगल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्टली बोलते। तो बेटा यहां पर क्या है कि यहां पर डिप हो रही है, तो डिप जब हमने नाम दिया तो नीचे को पॉजिटिव बोलेंगे और ऊपर को नेगेटिव। तो नेगेटिव का मतलब है सदर्न हेमिस्फीयर की बात चल रही है, और डिप का मतलब है अगर नीचे जा रही तो हम बेटा डिप मतलब नीचे, तो नीचे कितना हो रहा है 25 डिग्री, तो इसका मतलब ये ऊपर की बात चल रही है। और डिप नेगेटिव, इसका मतलब नीचे के बदले ऊपर हो रहा है। नीचे कितना -25 डिग्री, मतलब एक्चुअली ऊपर, मतलब हॉरिजॉन्टल से ऊपर। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं इसका मतलब क्या है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बेटा कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऑन किया। इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑन करने से ये जो डायमैग्नेटिक रॉड है ये बाहर आने लग गई है। अगर ये बाहर आ रही तो वर्क कौन कर रहा है? क्या मैग्नेटिक फील्ड वर्क कर रही है? बेटा मैग्नेटिक फील्ड कभी वर्क नहीं कर सकती है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का जो वर्क होता है वो क्यू वी क्रॉस बी, जो बेटा मैग्नेटिक फोर्स है, भले आप IL क्रॉस बी कह ले बेटा, वो QV क्रॉस बी का ही बड़ा भाई है। इसी के समेशन से ही हर एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकालते हैं, उसी का एडिशन करते हैं तो बनता है IL क्रॉस बी। अब ये जो फोर्स है प्यारे बच्चों, अगर ये चार्ज पार्टिकल है मान लो जो v वेलोसिटी से जा रहा है, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो वेलोसिटी से परपेंडिकुलर लगेगा। जो फोर्स लगेगा प्यारे बच्चों वो वेलोसिटी से परपेंडिकुलर लगेगा, और अगर परपेंडिकुलर फोर्स है तो वर्क डन क्या निकल के आएगा बेटा? इसका जीरो। वर्क डन क्या निकल के आएगा? इसका जीरो निकल के आएगा प्यारे बच्चों, वर्क डन। तो बेसिकली ये तो कभी वर्क कर ही नहीं सकता है। ऑप्शन क्या क्या है मेरे पास, आइए एक बार रीड कर लेते हैं। करंट सोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, लेटेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल। बेटा लेटेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल बेटा बिल्कुल बकवास बात है, ये कैसे वर्क करने वाला है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तब आती है मतलब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से आती है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अब बेटा मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वर्क करेगी, इस पर कोई कौन सा चार्ज है। मैं बस बेटा आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो वर्क है वो करता है बेटा करंट सोर्स। वो कौन वर्क करता है? करंट सोर्स। प्लीज मेरी बात समझिए ध्यान से, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो वर्क है वो करंट सोर्स करता है बेटा। देखो देखने में तो आपको हमेशा ये लगता है, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज करिए ये एक रॉड है जो मैंने रख दिया इसके ऊपर, ये करंट सोर्स है जिसके कारण कुछ करंट आ रहा है, जिसके कारण मान लो मैं करंट जो चार्ज कैरियर है मैं जानता हूं नेगेटिव होता है, एक बार मैं पॉजिटिव मान लेता हूं, है ना, प्लस ई, ताकि समझाना आसान रहेगा। उसके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd है और ये रॉड कुछ मूव करने लग जाएगी। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में है, मान लो ये v से मूव कर रही है, तो एवरेज वेलोसिटी अब vd ना होके पहली बात तो वो vd वेक्टर प्लस v वेक्टर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? vd वेक्टर प्लस v वेक्टर हो जाएगी। तो अगर मैं यहां ये देखूं, कभी कभी होता क्या है, हम सोचते हैं IL क्रॉस बी। बेटा IL क्रॉस बी तो वर्क करता हुआ दिख रहा है, क्यों? क्योंकि IL क्रॉस बी इधर को आ जाएगा और उधर को ही IL क्रॉस बी जो आ रहा है, ILB जो आ रहा है वो इधर को आ रहा है। पर बेटा मैग्नेटिक फोर्स IL क्रॉस बी नहीं है। जब डिराइव किया था हमने मैग्नेटिक फोर्स को QV क्रॉस बी के समेशन से, तो बेटा हमने मानी थी एवरेज वेलोसिटी vd, पर अगर वायर चल रही होगी तो v वेक्टर और आ जाएगी बेटा एवरेज वेलोसिटी में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एवरेज वेलोसिटी vd मानी थी, तो vd के कारण जो फोर्स आता है वो ये है, v के कारण भी आएगा। तो अगर आपको एक मैग्नेटिक फोर्स का कंपोनेंट वर्क करता हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैग्नेटिक फोर्स वर्क कर रहा है, दूसरा कंपोनेंट उतना ही नेगेटिव करेगा। एक पार्टिकल पे देख लेते हैं, Q VD B, ठीक है, ये हो गया फोर्स इधर को।
इंटू वी डी टी, डिस्प्लेसमेंट डी टी टाइम में क्या होगी, वी डी टी कॉस जीरो। दूसरा कंपोनेंट क्या कर रहा है, क्यू वी बी, इधर को क्यू वी बी, ये इधर को फोर्स आ रहा है, ये क्यू वी बी जो आ रहा है इधर को आ रहा है, और वी डी डी टी इधर को है, वी डी एवरेज वेलोसिटी, वी डी इंटू डी टी, और कॉस 180, ये नेगेटिव आ गया। तो जितना नेगेटिव है ध्यान से देखिए उतना ही पॉजिटिव है। जीरो मैग्नेटिक फील्ड वर्क नहीं करती है, तो यहां वर्क कौन करेगा बेटा, यहां पर ये पक्का है कि वीडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चार्ज कैरियर चल रहा है। वीडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चार्ज कैरियर चल रहा है, इसका मतलब है कि फोर्स तो पीछे हुआ है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। इसका मतलब जितना क्यूवीबी इधर को फोर्स लगा रहा है उतना ही करंट सोर्स जो है क्यूवीबी उधर को फोर्स लगा रहा है। तो क्यूवीबी जितना नेगेटिव वर्क कर रहा है उतना ही ये पॉजिटिव कर रहा है, और जितना क्यूवीबी नेगेटिव कर रहा है उतना ही तो आईएलबी पॉजिटिव कर रहा है। तो आईएलबी का जो वर्क है, जो आपको मैग्नेटिक फील्ड का वर्क होता हुआ दिख रहा है आईएलबी का, वो बेसिकली किसका वर्क है, करंट सोर्स का। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। क्यूवीबी जो है वो चार्ज कैरियर की रफ्तार कम करना चाह रहा है, करंट कम करना चाह रहा है। मैं आपको फिर समझा दे रहा हूं बेटा, क्यूवीबी जो है वो करंट को कम करना चाह रहा है, पर करंट उतने का उतना ही रह रहा है। जो क्यूवीबी है बेटा वो करंट को कम करना चाह रहा है, पर करंट कम नहीं हो रहा है, वही का वही रह रहा है ना। तो जितना वो नेगेटिव वर्क कर रहा है क्यूवीबी, इसका मतलब उतना ही बैटरी जो है वो पॉजिटिव वर्क कर रही होगी चार्ज कैरियर पे, उतनी ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश कर रही होगी ताकि उतना ही फोर्स आए, ताकि करंट वही मेंटेन रहे। तो इसका मतलब ये उतना ही पॉजिटिव वर्क कर रही होगी, और उतना ही पॉजिटिव वर्क कौन कर रहे हैं, क्यूवीडीबी, दैट इज आईएलबी। बेटा ईवीडीबी जो का समेशन ही आईएल क्रॉस बी बनता है। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। तो जब भी अगर आपको आईएलबी या मैग्नेटिक फील्ड का वर्क होता हुआ दिखाई देता है, तो वो कर कौन रहा होता है बेटा, वो कर रहा होता है करंट सोर्स। वो कौन कर रहा होता है, करंट सोर्स। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एक बार देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कह रहे हैं हमको यहाँ पे θ1 θ2 है एंगल ऑफ डिप, θ1 θ2 है एंगल ऑफ डिप, ठीक है, परपेंडिकुलर प्लेन्स में। तो कह रहे हैं एक्चुअल एंगल ऑफ डिप कितना होगा, थीटा कितना होगा। मेरी बात सुन लीजिए बहुत ध्यान से, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बेटा सपोज करो एंगल ऑफ डिप किसी एक प्लेन में मान लो थीटा बना रहा है, ठीक है बेटा, एक दो प्लेन है बेसिकली, है ना। मान लो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड कहीं बीच में और एक से अल्फा एंगल पे, ठीक है। तो एक को बी एच कॉस अल्फा होगा बेटा, जो बेसिकली इधर को खींच रहा होगा, ठीक है। ये तरीका पूरे तरीके से परफेक्ट नहीं है, लेकिन आपको समझ में बहुत अच्छा आ सकता है। बेटा ये मैग्नेटिक नीडल है, बी एच कॉस अल्फा जो है वो नॉर्थ पोल को उधर को खींच रहा है, और बी एच साइन अल्फा जो है, ओ सॉरी, जो बीवी है वो तो नीचे को है, वो तो उतने का उतना ही हुआ दोनों प्लेन में। तो बेटा ये जो एंगल ऑफ डिप आ रहा होगा बेटा, बेसिकली इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा होगा वो इसी के अलोंग होगा। अब ये नीडल जो है ये ऐसे स्टेशनरी θ1 एंगल पे, तो tan θ1 बेटा इधर कोई फोर्स आ रहा होगा तभी इक्विलिब्रियम में ये नीडल। तो बेटा tan θ1 क्या बन जाएगा, बीवी अपॉन बी एच कॉस अल्फा। tan θ1 आ जाएगा बीवी अपॉन बी एच कॉस अल्फा। tan θ2 क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, बताएंगे बेटा। एक तरफ बी एच कॉस अल्फा थी, दूसरी तरफ बी एच साइन अल्फा, बीवी बाय बी एच साइन अल्फा। बेटा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, ये दो परपेंडिकुलर प्लेन है जिसमें मैं एंगल ऑफ डिप देखूंगा, मतलब मैग्नेटिक कंपास उस प्लेन में रख के देखूंगा। तो बी एच कॉस अल्फा एक तरफ होगा जो खींचने वाला एक्स डायरेक्शन में फोर्स होगा, एक तरफ बी एच साइन अल्फा होगा। तो tan θ1 tan θ2 ये आ गए। अब बेटा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा को 1 कर लीजिए। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा को 1 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखिए, इसको इधर ले कॉस स्क्वायर अल्फा बन जाएगा, है ना। या इसी के रेसिप्रोकल लेके कर दीजिए स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो बेटा tan θ1 का रेसिप्रोकल क्या है, cot θ1, cot स्क्वायर θ1 प्लस cot स्क्वायर θ2 इज इक्वल टू, बेटा इनका भी रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा बी एच स्क्वायर बाय बीवी स्क्वायर और cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1, बीवी बाय बी एच ये हो गया बेटा एक्चुअल में। अब बीवी जो एक्चुअल वर्टिकल कंपोनेंट है और बी एच जो एक्चुअल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और एंगल ऑफ डिप आ गई थीटा, tan थीटा हो जाएगा बीवी बाय बी एच।
तो बेटा ये कॉट स्क्वायर थीटा आ गया, क्योंकि बीवी बाय बी एच जो है वो कॉट टेन थीटा है। टेन थीटा बेटा है बीवी बाय बी एच, तो बेटा बी एच बाय बीवी क्या आ जाएगा कॉट थीटा, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा बन गया। तो क्या बन के आ गया कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 2। कॉट स्क्वायर थीटा क्या बन के आ गया कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 2। आई होप मैं आपको समझा पाया। आइए देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटा, 250 टर्न्स का एक कॉइल है, 2.1 सेंटीमीटर बाय 1.25 सेंटीमीटर इतना करंट है और इतनी मैग्नेटिक फील्ड है, उसको 180 डिग्री से टर्न करना है, पर इनिशियल कंडीशन क्या है मेरे को पता नहीं है। तो बेटा ये अपने आप मान लेना होगा कि वो इक्विलिब्रियम में है ना, इनफैक्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम में, और बेटा उसको हमको टर्न करना है। बेटा जो पोटेंशियल एनर्जी होती है मैं आपको याद दिला देता हूँ, वो माइनस एम डॉट बी होती है ना। m इज दी मैग्नेटिक मूवमेंट, NIA होता है, NIA है ना। और अगर हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल हो तो m इंटू एल, वेयर m इज दी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ और l इज दी लेंथ ऑफ मैग्नेट, है ना। तो बेटा ये क्या बन जाएगा माइनस एम डॉट बी, है ना। जो इनिशियल है वो क्या हो जाएगी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी माइनस NIAB, और फाइनल क्या हो जाएगी जब 180 एंगल हो जाएगा माइनस NIAB cos 180, दैट इज NIAB। तो बेटा जो वर्क डन आ जाएगा उसको रोटेट करने में वो क्या आ जाएगा 2NIAB, ठीक है। ये आ गया वर्क डन। ये ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, ये आ गया आपके पास वर्क डन, ठीक है। अब इसके बाद अगर ये वर्क डन है तो बेटा अब ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू बेटा आप खुद से कैलकुलेट कर लेंगे। सारे बेटा ऑप्शन में क्या है बेटा, सब में माइक्रो जूल में दे रखा है वर्क डन। जो चारों ऑप्शन है उसमें मेरे को माइक्रो जूल में दे रखा है 1.15 माइक्रो जूल, 2.3, 9.1 और 4.55। खाली नंबर पे फोकस करिए। 2n कितना है, मैं उसको 2.5 ले लेता हूँ, नंबर लेना है ना, खाली नंबर ऑफ टर्न्स का। 250 से मेरे को मतलब नहीं, 2 इंटू 2.5 को 5 बोलने का मन कर रहा है बस। आई क्या है 0.85, मैं 8.5 85 ले लो, है ना। और ये दूसरा NIA एरिया क्या आ जाएगा 2.1 इंटू 1.25, NIA B मैग्नेटिक फील्ड है, फिर से 85। अब बेटा 85 इंटू 85, बेटा जब भी पीछे अगर 5 होता है तो एंडिंग तो 5 से होती है, और 8 के अगला नंबर क्या था 9, 7225। मैं इसको 7.225 मान लेता हूँ, चलेगा बिल्कुल चलेगा। अब ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 2.5 क्या आ जाएगा 5 ले लीजिए। अब ये 2.1 ये 1.25 दो बचे, ये लगभग 2 ही है, 2 इंटू 1.25 2.5, ठीक है। अब ये क्या जाएगा 5 इंटू 2.5 क्या जाएगा 7.5। अब 7.225 इंटू 7.5, बेटा 7 का स्क्वायर तो 49 होता है, पर 7 इंटू 7.5 जो होगा वो तो आ जाएगा आपके पास अगली लाइन का, है ना। आई होप मैं आपको बता पा रहा हूं। तो बेटा ये जो नंबर बनेगा, अब मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन में तो जा नहीं रहा और मैंने थोड़े से अप्रोक्सीमेशन भी लिए, तो ये पक्का पता लग रहा है कि 5 से तो बड़ा ही नंबर आ रहा है, और 5 से बड़ा तो एक ही ऑप्शन में है ना। 7 7 भी दो तो 49, 4.9। तो बेटा जो नंबर आएगा पक्का है कि वो डी ऑप्शन ही होगा, 9.1 माइक्रो जूल, है ना। ये आप देख रहे हैं मैंने बहुत रेलेवेंट लिया, मैंने कमी लेके चला था। 1.25 इंटू 2.1 को मैंने क्या ले लिया 2.5, है ना, कम लेके चलो तो इससे बड़ा ही आंसर आना है ना। और 85 इंटू 85 बेटा क्या बन जाएगा 8 9 72, 7225 बन गया, है ना। 2 इंटू 2.5 5 इंटू 2.5 को 7.5, तो एट इज मैं कम लेके चला हूं, यहां पर मैंने कम कर दिया, तो इससे बड़ा आंसर आना है। तो बेटा बड़ा आंसर किस में दिख रहा है, डेफिनेटली 9.1, 5 से बड़ा ऑप्शन एक ही है। आई होप मैं आपको समझा पाया बच्चों। ये हो गया चौथा क्वेश्चन, है ना। हालांकि मैं बड़ा ज्यादा मूड में नहीं हूं कि मैं कैलकुलेशन कर करके दिखाऊं, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट्स पूरा क्लियर करना चाह रहा हूं। बाकी ये टेक्निक्स जो हैं ये कई बार बेटा मैं क्लास में भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि आपको ये ध्यान देना होगा कि किससे बड़ा किससे छोटा आंसर आ रहा है, तो आपको फटाफट से आंसर मिल जाएगा। आइए देखिए अब ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं पहले इक्विलिब्रियम में थी, 60 डिग्री से टर्न किया कॉइल को। तो बेटा पहले पोटेंशियल कॉइल कह रहा हूं यहाँ पे मैग्नेट है, तो बेटा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस mb cos 0 हो गई, माइनस mb cos 0 हो गई। और फाइनल क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, फाइनल हो जाएगी अगर जब 60 डिग्री एंगल हो गया, ये थी इससे कन्वर्ट हो गए क्या हो गए माइनस mb cos 60 माइनस mb बाई 2। तो बेटा फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो जाएगा mb बाई 2, ये हो गया वर्क डन, ठीक है।
और टॉर्क क्या होता है बेटा, टॉर्क होता है mb sin 60। टॉर्क क्या होता है, मार्कर रिकॉर्ड दीजिए। टॉर्क क्या होता है प्यारे बच्चों, m क्रॉस b दैट इज mb sin 60 हो जाएगा। फाइनल टॉर्क पूछा है फाइनली टॉर्क क्या हो, वर्क डन अगर w है तो फाइनली टॉर्क क्या हो, तो फाइनली टॉर्क हो जाएगा mb sin 60 दैट इज mb √3/2। और ये तो वर्क डन है, तो टॉर्क की जो वैल्यू आ गई वो वर्क डन इंटू √3 टाइम्स आ गई। मैं फिर से बता दे रहा हूं बेटा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है -mb, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है -mb, फाइनल हो गई -mb/2। अब हमने क्या करना है बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो आगे mb/2, ये वर्क डन है। और फाइनल टॉर्क क्या हो जाएगा, mb sin 60 दैट इज mb √3/2, दैट इज mb √3/2। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। और ये क्या आ गया, w√3। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव किसके लिए होती है, ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव फॉर पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक। मैं जानता हूं डायमैग्नेटिक के लिए होती है, पैरामैग्नेटिक के लिए क्या होती है, छोटा सा पॉजिटिव नंबर होती है, फेरो के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर, और डाया के लिए नेगेटिव होती है, डाया के लिए नेगेटिव होती है। बेटा बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो बेटा होता क्या है, इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है अपोजिट डायरेक्शन में, जिसके कारण नेट मैग्नेटिक फील्ड अंदर कम हो जाती है। तो बेटा म्यू टाइम्स हो जाती है ना। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर हमने अगर सपोज करो एक्सटर्नल बी लगाई तो म्यू टाइम्स बी रह जाएगी। और म्यू क्या होता है बेटा, 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। तो बेटा अब ये म्यू जो है 1 से कम है ना, कम हो जाती है ना, क्योंकि नेट में, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो जाती है डायमैग्नेटिक मटेरियल में। तो बेटा अगर ये म्यू जो है वो 1 से कम है तो ससेप्टिबिलिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। किसके लिए, डाया के लिए। पैरा में क्या होता है, थोड़ा सा मैग्नेटाइज हो जाता है तो म्यू की वैल्यू थोड़ी सी 1 से बड़ी होती है ना। और फेरो में क्या होता है बेटा, बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाता है, 800 टाइम्स तक भी हो जाता है मैग्नेटाइज, है ना। तो म्यू की वैल्यू बहुत बड़ी होती है, ससेप्टिबिलिटी बहुत बड़ी। और पैरा में क्या होता है, बहुत थोड़ा सा ही मैग्नेटाइज होता है, बहुत हल्का सा, हल्की सी बढ़ जाती है, 1%, 2%, 5%, बस इतना ही। तो अब ये जो 2-5% बढ़ रही है तो दैट इज ये 1.01, 1.05 तक जा रहा है। तो ससेप्टिबिलिटी बहुत छोटा सा पॉजिटिव नंबर है पैरा के लिए, डाया के लिए नेगेटिव, क्योंकि ये लेस देन 1 है, -1 करूंगा तो नेगेटिव आ जाएगा। तो ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल, स्मॉल पॉजिटिव नंबर फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल, एंड बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अगले क्वेश्चन में देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं बेटा, ये क्वेश्चन है आपके सामने, लेंथ दे रखी है, विड्थ दे रखी है, आपको नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, एरिया दे रखा है, दैट इज एरिया हो गया लेंथ विड्थ से, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, करंट दे रखा है। आपको कह रहे हैं जो प्लेन का एंगल है ना बेटा मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेटिक फील्ड से जो प्लेन का एंगल है बेटा वो 30 है बेटा। लेकिन अब पूछा है टॉर्क, टॉर्क में तो बेटा मेरे को क्या चाहिए होता है, NIAB sin थीटा में थीटा होता है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। और मेरे से पूछा यही गया है क्वेश्चन नंबर 7 में। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में यही पूछा गया, टॉर्क रिक्वायर्ड टू कीप इन इक्विलिब्रियम, ये यहाँ पे वर्ड गलत यूज करके स्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में के लिए जितना मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क लगा रही होगी NIAB sin 60, NIAB sin 60। अब देखो क्या नंबर ऑफ टर्न्स पता है, 50 पता है, करंट 2 पता है, एरिया 0.12 इंटू 0.1 है ना, मतलब 12 इंटू 10 की पावर -3 पता है, मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला है ना, 0.2 ही लिख देते चलो, ये भी पता है, और NIAB sin 60, sin 60 क्या आएगा, √3/2। अब ऑप्शन देखते हैं कैसे, ऑप्शन है 0.24, 0.15, 0.12, 0.2। चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं फटाफट से। तो बेटा 50 इंटू 2 तो हो गया 100, नंबर चाहिए मेरे को, फिर से नंबर अलग अलग है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, ये 2 वाला नंबर भी कट गया, 12 इंटू √3, 12 इंटू 1.7, 1.7, 17 2 34, 4 3, 17 1 17 और 3 20। तो बेटा अब जो नंबर आ रहा है वो तो 2 वाला आ रहा है, तो नंबर कौन सा आ गया बेटा, 2 वाला। और 2 वाला नंबर कौन सा है, डी ऑप्शन में 0.2। 10 की पावर से मेरे को कोई मतलब नहीं, क्योंकि नंबर अलग अलग है, क्योंकि नंबर तो अलग अलग है ना। तो 0.2 इज द करेक्ट आंसर। अगला वाला 8th क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों, इसमें कह रहे हैं मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट किस केस में होगा। ये 4 कॉन्फ़िगरेशन दे रखे हैं बेटा। बेसिकली मैक्सिमम हमको बताना है कि वेक्टर का रिजल्टेंट कब आएगा, जब एंगल मिनिमम होता है। इसमें तो सबसे मिनिमम आएगा है ना, सबसे कम एंगल किसमें, इसमें। बेटा देखो 2 वेक्टर है बराबर मैग्नीट्यूड के, अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा, ऐसे होंगे
तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा, और एंगल बढ़ाओ तो ये हो जाएगा। आप देख रहे कम होता है, और बढ़ाओ और कम हो जाएगा, और बढ़ाओ और कम हो जाएगा। आई होप मैं आपको समझा पा, जितना एंगल बढ़ाते जाएंगे उतना रिजल्टेंट विल बी लेसर, उतना रिजल्टेंट विल बी लेसर। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। अगला क्वेश्चन क्या है, नाइन्थ तो बहुत ही बकवास है, कह रहे करंट लूप कितनी ओरिएंटेशन में इक्विलिब्रियम में हो सकता है, 2। बेटा NIAB साइन थीटा होता है, 0 होगा तो भी बेटा टॉर्क 0 हो जाएगा, और NIAB साइन 180 वो भी 0 हो जाएगा। तो टॉर्क कितनी कंडीशन में 0 हो सकता है, 2। NIAB साइन थीटा, इधर थीटा कैन बी 0 और इट कैन बी 180। बेटा करंट कैरिंग कॉइल है मैग्नेटिक फील्ड में, कितनी कंडीशन में इक्विलिब्रियम में हो सकती है, 2, है ना। MB साइन थीटा टॉर्क होता है NIAB साइन थीटा। कब 0 होगा बच्चों बताओ, 0 पे और 180 पे, जब थीटा 0 होगा या 180, है ना। तो बेटा जब कॉइल ऐसे हो कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो, अब इसको अगर आपने घुमाया तो ये वापस लेके आएगा, टर्न किया तो वापस आएगा, तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल। ये वाला कौन सा है, स्टेबल। और 180 पे क्या होगा प्यारे बच्चों, अगर ऐसा है तो इक्विलिब्रियम है, पर अगर हल्का सा भी टर्न किया आपने इसको ऐसे, तो बस एरिया को वो अपनी तरफ लेके आना चाहता तो घूमता ही चला जाएगा, ब्रर ले आएगा अपनी तरफ, है ना। तो वो घूमता ही चला जाएगा, फिर यहां तक आ जाएगा वापस, फिर ऐसे नाचता रहेगा। तो बेटा वो एरिया को अपनी तरफ को लेके आना चाहेगा ना, यहां पर इक्विलिब्रियम पर हटाया तो चलता ही चला गया। तो कौन सा ये 180 पे कौन सा इक्विलिब्रियम होता है, अनस्टेबल। अनस्टेबल। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाऊं। बेटा बहुत ही सिंपल बात है, मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं, 0 पे जो इक्विलिब्रियम होता है, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी आप यही बोलते हैं कि अगर आपने टर्न किया प्लस वाला माइनस वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, पॉजिटिव पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स, नेगेटिव पे अपोजिट में, तो वापस लेके आना चाहिए उसको। जब आपने टर्न किया तो वापस आएगा वो, है ना। पर 180 से अगर आपने टर्न किया, ये प्लस ये माइनस, अब क्या होगा, ये प्लस माइनस, इस पे फोर्स इधर, इस पे इधर, तो घूमता ही चला जाएगा। तो 180 इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, 0 डिग्री पे क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो एक मतलब इक्विलिब्रियम कितनी जगह पे आएगा बेटा, भले इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में, भले मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक फील्ड में, 2, एक 0 पे, एक 180 पे, एक स्टेबल और एक अनस्टेबल। 0 पे स्टेबल पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, 180 पे अनस्टेबल पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। माइनस एम डॉट बी या माइनस पी डॉट डी किसी से भी देख लीजिए, आप देखिए माइनस पीई कॉस 0, माइनस पीई मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, और 180 होगा तो माइनस पीई कॉस 180, तो पीई हो जाएगी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। 180 पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है ना। और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ही तो याद करिए, वर्क एनर्जी पार में भी आपको ये सिखाया था, ये होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां से जब पार्टिकल को हटाएंगे तो वापस आएगा, यहां से हटाएंगे तो बर्र गिरता चला जाएगा। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स 0, नेट टॉर्क 0, लेकिन पार्टिकल को हटाएंगे तो वापस आना चाहेगा, दैट इज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। अगला क्वेश्चन, 60 डिग्री बेटा मेरे को कह रखा है एंगल है आर्क का, है ना। 60 डिग्री बेटा, एक ना मेरे पास क्या था, वो थी एक कह रहे हैं मैग्नेटिक डाइपोल था जिसकी लेंथ L थी, मैग्नेटिक मोमेंट M था, है ना। और हमने क्या किया, ताकत लगा के उसको मोड़ दिया। अब क्या हुआ बेटा, अब कह रहे अब बताओ मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, मतलब ये कंडीशन हो गई है। ये 60 है एंगल, ये R है, ये R है। अब बेटा पहले जो लेंथ थी वो तो लेंथ तो वही ना, मोड़ने पर लेंथ तो चेंज हो नहीं जाएगी, है ना। तो अब ये लेंथ क्या हो जाएगी, ये भी R आएगी। क्यों बेटा, ये सोच सकते हैं ना यार, ये R है, ये R है, तो एंगल बराबर हो जाएंगे, तो ये चीज भी R आ जाएगी। तो बस R निकालना है, R इन ये 60 डिग्री को क्या बोलते हैं, π/3, तो ये R थीटा होती है, आर्क लेंथ L हो गया π/3R। तो यहां से आपके पास R आ गया, कितना है, पहले मैग्नेटिक मोमेंट था M जिसकी वैल्यू थी ml, अब क्या हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट m' जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी mr, है ना, mr। अब डिवाइड करते हैं m'/m, ये क्या आ जाएगा r/l, और r/l की वैल्यू क्या आ रही है, ध्यान से देखिए 3/π, तो m' = 3/πm। m' क्या देगा प्यारे बच्चों, 3/πm। तो आपको यूज क्या करना था, पहले था m × l, पहले ये सीधी थी और था m × l, जो मैग्नेटिक मोमेंट था वो m × l था। अब बेटा मोड़ दिया तो m × r हो गया, क्योंकि बीच का जो सेपरेशन हो गया वो r हो गया। आप ऐसे भी कह सकते थे r sin 30, r sin 30, 2r sin 30, जैसे भी आप देख लीजिए। नहीं तो ये 60 है, ये थीटा, ये थीटा, 2 थीटा + 60 = 180,
यहां से थीटा क्या आ जाएगा 60, खत्म, है ना। तो आई होप मैं आपको समझा पाया हूं बच्चों, बहुत ही सिंपल था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये कह रहे हैं फोर्स ऑन ईच पोल इज F, है ना। मैग्नेटिक मोमेंट M दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड B है, लेंथ ऑफ मैग्नेट बतानी है। बेटा कैसे करेंगे, फोर्स होता है M इंटू बी, ठीक है। पोल स्ट्रेंथ M है ना, वन पोल स्ट्रेंथ पे जो फोर्स आता है वो B आता है, तो M पे आगे MP, जैसे F इक्वल टू Q, यहाँ पे MB होता है, ठीक है। ये आ गया। अब मैग्नेटिक मोमेंट क्या है प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो M इंटू L है, ठीक है। अब बेटा M ही अननोन है, M की वैल्यू यहां से निकाल के यहां पे डाल दो तो L निकाल लो, या आप डिवाइड कर दो बस, तो क्या आ जाएगा M बाई एफ इज इक्वल टू L बाई बी, खत्म हो गया। तो MB बाई एफ आ जाएगा, क्या आ जाएगा MB बाई एफ। आई होप मैं आपको समझा पाया बेटा, बहुत ही सिंपल है। तो कुछ भी आपके माइंड में क्लिक कर सकता है, ठीक है। तो जैसे क्लिक कर जाए वैसे आप कर ले, बहुत ही सिंपल था। बेटा कह रहे हैं एक नीडल है, मैग्नेटिक नीडल, जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम सकती है, उसको पोल पे रखे। पोल पे बेटा मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से परपेंडिकुलर होती है, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम सकती है। बेटा अब यहां पर ले जाएंगे तो बेटा परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, वो अलाउड थी घूमने को इधर प्लेन में। अब अगर आप ऊपर को फोर्स लगा भी दोगे उससे क्या फर्क पड़ेगा, वो यहाँ पे होगी तो भी इक्विलिब्रियम में होगी, यहाँ पे होगी। बेटा अगर ऊपर को फोर्स लगा, वो ऊपर को जा नहीं सकती ना, कंपास है, मतलब समझ लो ऐसे। तो जहां रखोगे वहां इक्विलिब्रियम में, तो जो कंडीशन में रख दोगे उस कंडीशन में इक्विलिब्रियम में रहेगी। विल स्टे इन एनी पोजीशन, विल स्टे इन एनी पोजीशन, ये क्वेश्चन है, बकवास क्वेश्चन था बिल्कुल। नेक्स्ट 13th वाला फिर से रिपीटेड आ रहा है क्वेश्चन। कह रहे हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम से 60 डिग्री टर्न कर दिया एक मैग्नेट को, स्टेबल इक्विलिब्रियम से 60 डिग्री टर्न कर दिया है प्यारे बच्चों, है ना। ये क्वेश्चन है वैसे मेंस 2012 का, पहले नीट में आया था, इसके बाद नीट में आया। दैट इज क्वेश्चन आपके रिपीट होते मिल जाएंगे, अगर आपने 32 ईयर सॉल्व कर रखी है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप कामयाब होने वाले हैं। अब 60 डिग्री से टर्न कर दिया तो बेटा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, इनिशियल थी माइनस एम बी कॉस 0, फाइनल कितनी हो जाएगी माइनस एम बी कॉस 60, ठीक है। अब जो वर्क डन आ जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, वो एम बी बाई 2 आ जाएगा, और जो फाइनल टॉर्क आएगा बेटा वो एम बी रूट 3 बाई 2, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बेटा पहले इधर को ही थी, पहले वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में थी, तो एम बी रूट 3 बाई 2, एम बी साइन 60 होता है, एम बी रूट 3 बाई 2, दैट इज वर्क डन का रूट 3 टाइम्स, और वर्क डन रूट 3 है तो उसका रूट 3 टाइम्स क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3। तो बेटा टॉर्क बेसिकली कितना चाहिए होगा 3, ठीक है। आई होप मैं आपको समझा पाऊं बेटा, बहुत ही सिंपल बात थी। बात क्या थी बेटा, बेटा आपको बेटा कह रहे हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम से 60 डिग्री घुमा दो, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी कॉस 0, यहाँ पे माइनस एम बी कॉस 60, टर्न करने में वर्क, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एम बी रूट 3 एम बी बाई 2 आ गया वर्क, और टॉर्क क्या होगा फाइनली एम बी रूट 3 बाई 2। बहुत सिंपल है, दैट इज रूट 3 टाइम्स ऑफ वर्क डन इज द फाइनल टॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं बेटा चार बेटा बेसिकली मटेरियल हैं, जब मैग्नेट उनके पास लेके आते हैं, ए इज फीबली रिपेल्ड। फीबली रिपेल कौन सा होता है, डायामैग्नेटिक, जिसमें थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में आ जाती है, फीबली रिपेल्ड। बी क्या होता है, फीबली अट्रैक्टेड, क्योंकि बेटा उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सेम डायरेक्शन में थोड़ी सी आ जाती है, थोड़ा सा अट्रैक्ट होता है। सी कह रहे हैं स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, स्ट्रांगली अट्रैक्ट कौन सा होता है, फेरोमैग्नेटिक, जो मैग्नेटाइज हो जाता है बहुत अच्छे से। और कौन सा अनअफेक्टेड रहता है, कह रहे डी रिमेन्स अनअफेक्टेड, अनअफेक्टेड कौन सा होता है, नॉन मैग्नेटिक, ना जो मैग्नेटाइज होता है सेम डायरेक्शन में ना अपोजिट डायरेक्शन में, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो सही बात कौन सी बनी, बी इज पैरामैग्नेटिक, है ना। बाकी तो चारों के चार ऑप्शन बकवास है। ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 ओरली करने वाला क्वेश्चन है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है बेटा। कह रहे हैं एक शॉर्ट बार मैग्नेट है स्टेबल इक्विलिब्रियम में, एंगल क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी पूछिए, 15th क्वेश्चन में पूछिए पोटेंशियल एनर्जी, माइनस एम बी कॉस थीटा, अभी बता ही चुका, माइनस एम बी कॉस 0, कॉस 0 क्या होता है बेटा 1, तो माइनस एम बी। तो पहले तो नेगेटिव देख लो, नेगेटिव बेटा दो ऑप्शन मिल गए, और बेटा 16 4 द 64 करना तो सबको ही आता है बेटा, 0.16 मैग्नेटिक फील्ड है, और जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या है बेटा 0.4, तो माइनस एम बी करोगे तो 0.4 इंटू 0.16 क्या हो जाएगा 64 इंटू 10 की पावर माइनस 3, दैट इज 0.064, और माइनस क्यों आएगा, क्योंकि माइनस एम बी कॉस 0, माइनस तो आना ही आना है। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाऊं। चलिए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो बनाई जाती हैं वो कैसे मटेरियल से बनानी चाहिए, जिनकी रिटेंटिविटी ज्यादा हो कम हो, कोर्सिविटी ज्यादा हो कम। प्यारे बच्चों मैं आपको याद दिला देता हूं, हिस्टेरेसिस लूप इस तरीके का होता है,
सॉरी, और अगर मोटा लूप है ना, अगर थिकर है, रिटेंटिविटी कोएर्सिविटी ज्यादा है। सॉरी, चिड़िया की चोंच जो होनी चाहिए हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, बेसिकली ये सैचुरेशन बता रहा होता है, ठीक है। बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जितना ये ज्यादा हो बेटा, इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी। ये हम क्या करते हैं बेटा, बेसिकली हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाते हैं और ये उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है। जब हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड जीरो भी कर देते हैं ना, पहले इस तरीके से बढ़ती, जब हम जीरो भी कर देते हैं तो भी कुछ रह जाती है, जिसको हम बोलते हैं रिटेन कितना कर रिटेंटिविटी। और कितना अपोजिट लगा के वो मुड़ गया, डायरेक्शन फाइनली चेंज हो गया, मतलब कितना हमको कितनी नेगेटिव मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगानी पड़ेगी ताकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर जीरो हो जाए। मतलब बेसिकली क्या होगा बेटा, ये अलाइन हो गए, अब इनको अगर डी अलाइन करना है, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगा के डी अलाइन करेंगे तो ज्यादा बेसिकली हम वर्क करेंगे और ज्यादा ऑसिलेट करके रुकेंगे, ज्यादा हीट जनरेट होगी, ज्यादा एनर्जी का लॉस होगा। तो प्यारे बच्चों, मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं, जितनी रिटेंटिविटी ज्यादा होगी है ना, उतना हमको एक्सटर्नली उसको मोड़ने में ताकत लगानी पड़ेगी, और जितनी कोर्सिविटी ज्यादा होगी उतना नेगेटिव मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगा के मैं ज्यादा जोर से उनको ऑसिलेट करवाऊंगा, ज्यादा एनर्जी दूंगा तो ज्यादा ऑसिलेट करके रुकेंगे, तो हीट ज्यादा जनरेट होगी। जितना ये कर्व मोटा होगा, जितनी रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी ज्यादा होगी, उतना थर्मल एनर्जी लॉस जो आएगा वो ज्यादा आएगा, जो मैं ज्यादा कभी भी नहीं चाहूंगा। और कभी भी नहीं चाहूंगा इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, मेरा मन क्या चाहेगा कि रिटेंटिविटी कोर्सिविटी कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, है ना। भले मैं सॉफ्ट आयरन कोर यूज कर रहा हूँ ट्रांसफार्मर में, भले मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रहा हूँ, ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि मटेरियल ऐसा हो जिसकी रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। आई होप मैं आपको समझा पाए बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड 24 माइक्रो टेस्ला है, जिसमें एक हम मैग्नेटिक नीडल को ऑसिलेट करा रहे हैं, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, जिसमें एक मैग्नेटिक नीडल होती है जिसको हम ऑसिलेट कराते हैं। ये काफी पुराना क्वेश्चन है, ये 2010 का क्वेश्चन है ना। आज ऐसे क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए क्योंकि ये सब चीजें हट चुकी हैं, लेकिन वैसे इसमें जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल सिंपल है। आज अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ऐसा हो सकता है वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर नाम ना हो, है ना, बस क्वेश्चन ये होगा कि ये वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर ISC में तो आज भी होता है, जहाँ पे आज भी पढ़ाया जाता है ISC बोर्ड वगैरह में, लेकिन अपने CBSE में ये चीज नहीं होती है। होता क्या है, बेसिकली आप समझ लीजिए एक मैग्नेटिक नीडल होती है जिसको हम ऑसिलेट कराते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। तो आप ये मान लीजिए कि एक मैग्नेट को ऑसिलेट करा रहे हैं। अब जब क्वेश्चन आएगा तो वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर नाम ना हो के खाली कह देंगे मैग्नेट ऑसिलेट कर रही इतनी मैग्नेटिक फील्ड में 24 माइक्रो टेस्ला में, ठीक है। मैं कह रहा हूं जनरल फॉर्मूला क्या होगा टाइम पीरियड का, कह रहे हैं हमने वो फील्ड रिड्यूस करके 6 कर दी, बेसिकली 18 अपोजिट डायरेक्शन में लगा दी है हमने, तो बेटा 24 माइनस 18 6 बची। तो बता रहे अब टाइम पीरियड क्या आएगा, तो बेटा फॉर्मूला क्या डेवलप होगा, आओ देखते हैं। सपोज करो ये मैग्नेटिक डाइपोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और इसको मैंने थीटा से ट्विस्ट किया, थीटा से टर्न कर दिया, तो टॉर्क क्या आएगा mb sin थीटा, और अगर थीटा छोटा होगा तभी ये बनेगा mb थीटा, और जब रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है तो प्यारे बच्चों जो सिस्टम होता है वो SHM करता है। बेटा SHM के लिए कंडीशन होती है, अगर लीनियर SHM हो तो रिस्टोरिंग फोर्स शुड बी प्रोपोर्शनल टू x, और अगर एंगुलर SHM हो तो रिस्टोरिंग टॉर्क शुड बी प्रोपोर्शनल टू थीटा। बस आ गया प्रोपोर्शनल टू थीटा, उसको कर देंगे I ओमेगा स्क्वायर थीटा, ओमेगा निकालो 2π/t के बराबर कर डालो, अंडर रूट mb/i, ये हो जाएगा 2π/t, और टाइम पीरियड कितना आ गया प्यारे बच्चों 2π अंडर रूट i अपॉन mb। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूं। तो b को बेटा हम 1/4 करें, ध्यान से देखिए 24/4 होता है 6, तो 1/4 करेंगे तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बेटा डबल, क्योंकि b के बदले b/4 आएगा, 4 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा टाइम पीरियड। अगर पहले 2 सेकंड्स था तो अब 4 सेकंड हो जाएगा। मैं फिर से बता दे रहा हूं प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या है कि जो रिस्टोरिंग टॉर्क होता है वो क्या होता है mb sin थीटा, mb sin थीटा है ना, वो जो m क्रॉस d होता है बेटा mb sin थीटा टॉर्क होता है। तो रिस्टोरिंग टॉर्क क्योंकि रिस्टोर करना चाह रहे हैं ना, क्योंकि नॉर्थ पोल पे फोर्स उधर को आएगा, साउथ पोल पे इधर को, तो ये वापस घूमेगा, है ना, तो mb थीटा बन जाएगा। थीटा अगर छोटा है तो SHM कब करेगा, सबसे पहली बात जब थीटा छोटा है, बड़ा होगा तो क्या टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, नो। तो mb थीटा I ओमेगा स्क्वायर थीटा, ओमेगा निकालो और 2π/t के बराबर कर डालो, बहुत सिंपल है। और I क्या लेंगे, अगर कह देंगे रॉड है तो ml²/12 हो जाएगा, है ना। तो ये रहा बेटा पूरा, और b को हमने क्या किया 1/4 करने से b को 1/4 करेंगे तो टाइम पीरियड डबल हो जाएगा।
आई होप बच्चों ये समझ सकते हैं हम लोग। b के बदले b/4 हो गया तो 4 ऊपर आ गया, 4 का √2, तो टाइम पीरियड विल गेट डबल। ठीक है, अगला क्वेश्चन 18, इसमें क्या है, डायामैग्नेटिक मटेरियल का अगर एटम होगा तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है प्यारे बच्चों, 0। बेटा ये तो बताया था, पैरामैग्नेटिक का और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं उसमें एटम का कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होता है। डायामैग्नेटिक मटेरियल का जो मैग्नेट होता है उसका कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता है। इसीलिए जब मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो आपके सिलेबस में रहते हुए मैं क्या बोलूंगा, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाओगे डायामैग्नेटिक को तो फ्लक्स चेंज का अपोज करेगा। बाकी भी करेंगे लेकिन पैरामैग्नेट में कुछ मैग्नेटिक जो एटम्स है उनका मैग्नेटिक मोमेंट है तो वो अलाइन हो जाएंगे। ये कह लीजिए डायामैग्नेटिज्म हर एक मटेरियल की प्रॉपर्टी। आप मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो एक अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट होगा मैग्नेटिक मोमेंट लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन जो बहुत सारी जो मैग्नेट्स हैं, जो छोटी छोटी एटॉमिक मैग्नेट्स हैं, वो अलाइन हो जाएंगी, जो इसको सुपरसीड कर जाएंगी डायामैग्नेटिज्म को। तो फिर क्या होगा, वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो पैरा और फेरो बेटा मैग्नेटाइज इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि उसमें जो एटम्स होते हैं उसका कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होता है। डायामैग्नेटिक मटेरियल में केवल डायामैग्नेटिज्म होगा क्योंकि एटम्स का मैग्नेटिक मोमेंट है नहीं, कुछ अलाइन होने का चक्कर है नहीं, खाली लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग खाली एक अपोजिशन ही आएगा। तो वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड डेवलप हो जाती है हमेशा, तो वो हमेशा रिपेल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ भागते हैं आप ये कह लीजिए, या मैग्नेटिक फील्ड से अवे भागते हैं। अगर साउथ पोल पास में लेके आएंगे तो भी अवे, नॉर्थ पोल लेके आएंगे तो भी अवे। नाइनटीन्थ क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल ही बकवास है बेटा। दो मैग्नेटिक मोमेंट है, एक चार्ज रखा है यहाँ पे, दो बेसिकली बार मैग्नेट्स है, यहाँ पे चार्ज रखा है, स्टेशनरी है। बताओ फोर्स क्या होगा, क्यों जीरो क्यों होगा बताओ भैया। बेटा क्यू वी क्रॉस बी होता है, वेलोसिटी जीरो है, स्टेशनरी है, तो क्यू वी क्रॉस बी में वी जीरो है, इसलिए क्यू वी क्रॉस बी क्या हो गया, जीरो हो गया। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। और 20th क्वेश्चन तो यही है बेटा जो मैंने अभी आपको 18th में एक्सप्लेनेशन दिया। डायामैग्नेटिक को साउथ पोल के पास लेके आओ तो भी रिपेल करेगा, नॉर्थ पोल के पास लेके आओ तो भी रिपेल करेगा। आई होप बच्चों मैं आपको ये समझा पाया हूं, काफी सिंपल है ये। बेटा ये पर्टिकुलर जो चैप्टर है ये काफी आसान है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से बेटा इसका अगर आपने सॉल्यूशन सुना हो, इसका सॉल्यूशन आप एक दो बार सुने, जो भी छोटी छोटी चीजें वो आपको क्लियर हो जाएंगी, है ना। नहीं तो बेटा इसकी रिवीजन वीडियो भी हम जल्दी से रिलीज करेंगे तो वो भी आप देखिए, तो आपको क्या रहेगा, ये टॉपिक आपके दिमाग में रहना चाहिए हमेशा। चीजें बड़ी आसान है। क्या क्या पढ़ा है बेटा इस चैप्टर में हमने, म्यू आर इक्वल टू 1+x, म्यू आर इक्वल टू 1+x। पैरामैग्नेटिक मटेरियल की जो ससेप्टिबिलिटी होती है छोटी सी होती है, पॉजिटिव होती है, टेंड्स टू जीरो होती है। डाया की नेगेटिव होती है, छोटी सी होती है, टेंड्स टू जीरो होती है। फेरो की बहुत ज्यादा होती है। म्यू आर की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 से थोड़ी सी ज्यादा होती है पैरा के लिए क्योंकि थोड़ा सा मैग्नेटाइज हो जाता है, फेरो के लिए बहुत ज्यादा होती है, डाया के लिए 1 से थोड़ी सी कम होती है। मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी ही कम होती है क्योंकि बेटा अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ी सी ही डेवलप होती है ना। डाया में क्या होता है बेटा, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो बहुत थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होती है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड लगभग वही है, बस थोड़ी सी कम हो जाती है। तो हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड कितने टाइम्स हो गई, म्यू आर टाइम्स। तो म्यू आर की वैल्यू क्या लगभग 0.95 0.98 ऐसी होती है ना। मतलब म्यू आर जो होता है 1 के काफी क्लोज ही होता है ना। और बेटा जो हमने पढ़ा वो क्या है बेटा, अगर हमको बनानी है सपोज करो हमको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनानी है, ट्रांसफार्मर की कोर बनानी है, तो कैसी बनानी होगी, लो रिटेंटिविटी लो कोर्सिविटी। परमानेंट मैग्नेट बनानी है तो कैसी चाहिए, हाई रिटेंटिविटी हाई कोर्सिविटी, ताकि वो डीमैग्नेटाइज ना हो, है ना। बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, तो ये आपको दिमाग में रखनी है। और बेटा जो एंगल ऑफ डिप होता है वो कितना झुक गया, तो अगर ऊपर गया तो उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप के नेगेटिव, जो कहाँ होता है सदर्न हेमिस्फीयर में, तो पॉजिटिव कहाँ होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, है ना। और जो एंगल ऑफ डिप होता है बेटा अलग अलग दो परपेंडिकुलर प्लेन्स में अगर θ1 θ2 होता है तो cot स्क्वायर थीटा क्या था, cot स्क्वायर θ1 प्लस cot स्क्वायर θ2। ये क्वेश्चन भी आया हुआ, ये पर्टिकुलर रिलेशन आपको याद रहना चाहिए हमेशा, है ना। तो ऐसा करेंगे, बाकी चीजें हम रिवीजन वीडियो में भी एक बार डालेंगे। तो बढ़िया करके मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। और अगली वीडियो हमारी आपको एक और मिलेगी जिसमें हमने वैसे ही लास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चन करा रखे हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट के। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और तब तक आप बढ़िया पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल दी बेस्ट।
बच्चों, जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि कुछ मैं यहाँ पर आपको रिवाइज करा दूंगा, गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर कैसे बनाते हैं और गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनाते हैं। तो ऐसा करते हैं, फटाफट से इसको हम छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं और 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर कैसे बनाया जाता है। प्यारे बच्चों, गैल्वेनोमीटर से अगर वोल्टमीटर बनाना है या एमीटर बनाना है, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। मान लो कि मेरे पास एक रजिस्टर है आर, मेरे को इसमें करंट नापना है। करंट किस में सेम होता है? सीरीज में। और अगर वोल्टेज नापनी होती तो वोल्टेज किस में सेम होती है प्यारे बच्चों? पैरेलल में। तो वोल्टमीटर अगर लगाना है तो वोल्टमीटर का मान लो रेजिस्टेंस आरवी है और एमीटर का रेजिस्टेंस मान लो आर ए है। तो आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा बेटा? ऊपर वाले केस में आर प्लस आर ए, और नीचे वाले केस में क्या आ जाएगा बेटा? 1/r इक्विवेलेंट क्या निकल के आ जाएगा? 1/r प्लस 1/rv। और मैं दोनों केस में एक ही बात चाहूंगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट का चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए ये लगा दिया तो रेजिस्टेंस ही चेंज हो गया, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस चेंज हो गया तो कंडीशन चेंज हो गई, तो करंट जो आ रहा था वो तो आएगा ही नहीं। बेटा पतला सा थर्मामीटर होता, पतला सा। कैसा थर्मामीटर होता? बिल्कुल पतला सा, बारीक सा, ताकि मुंह में डालने पे मुंह का टेम्परेचर ना चेंज कर दे, है ना। अगर मोटा थर्मामीटर होगा तो बेटा फिर क्या होगा? देखो हमारा मुंह जो है वो गर्म है और थर्मामीटर ठंडा है, तो फिर क्या होगा? कुछ बीच का टेम्परेचर आ जाएगा, है ना। तो बेटा हमको चाहिए होता है, हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करते हैं तो टेस्ट चार्ज से मेजर करते हैं, छोटा सा चार्ज, ताकि वो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज ना कर दे। क्योंकि अगर एक बड़ा चार्ज आ गया ना यहाँ पे, और यहाँ पे मान लो कोई वॉल है, तो वो इस पे नेगेटिव इंड्यूस कर देगा और पीछे वाली साइड पे पॉजिटिव भी आएगा, पर ये सिचुएशन चेंज हो गई, फील्ड को चेंज कर देगा ये। तो अगर फोर्स बाय चार्ज से नापो तो चार्ज बहुत छोटा होना चाहिए, ताकि इंड्यूस चार्ज ना आए, ताकि उस प्रेजेंट सिचुएशन को चेंज ना करे। मोटा थर्मामीटर दूध में डाल के अगर दूध का टेम्परेचर मेजर करो तो बेटा फिर वो मतलब सही नहीं बताएगा, वो कंडीशन को ही चेंज कर देगा। आई होप मैं आपको बता पाया। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस शुड रिमेन आर। इसके लिए आर ए क्या होना चाहिए? 0, और आरवी क्या होना चाहिए? 1/rv। 0 चाहूंगा तभी आर इक्विवेलेंट आ रहा है, तो आरवी क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट। तो आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट, आइडियल एमीटर का क्या होता है? 0। अब बेटा दोनों का जो हार्ट है ना, एमीटर और वोल्टमीटर, दोनों बेसिकली, बेटा देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। थर्मोमीटर में टेम्परेचर कैसे आता है? लेंथ बताता है वो, तो बेसिकली मरकरी की थर्मल एक्सपेंशन से फैल जाता है। लेकिन अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग लेंथ है। लेंथ से क्या पता लग जाता है? लेंथ से क्या पता लग जाता है? टेम्परेचर। यहां पर बेटा गैल्वेनोमीटर जो है वो तो बेसिकली करंट कैरिंग कॉइल है मैग्नेटिक फील्ड में, और जब करंट जाएगा तो वो टॉर्क लगेगा। अब टॉर्क से अलग अलग एंगल आएगा, टॉर्क से क्या आएगा? अलग अलग एंगल आएगा। और अगर टॉर्क के कारण अलग अलग एंगल आएगा तो अलग अलग एंगल हमको मिलेगा अलग अलग करंट पे। तो बेसिकली मिल तो आउटपुट एंगल रहा है, पर एंगल अलग अलग करंट पे अलग अलग एंगल है। तो उस एंगल से मैं करंट को पहचान सकता हूं, उस एंगल से मैं करंट को पहचान सकता हूं, है ना। अब बेटा सवाल उठता है कि कैसे बनाया जाए। गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाना है तो कैसे बनाया जाए, और गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाना है तो कैसे बनाया जाए। आइए समझते हैं बात को। बेटा अगर ये गैल्वेनोमीटर ये एक बहुत सेंसिटिव डिवाइस होता है, बहुत ही छोटे करंट पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ जाता है ना। जैसे सपोज करो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, है ना, उससे ही आपको समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन अभी पहले मेरी बात समझिए। जैसे वोल्टमीटर बनाना है तो वोल्टमीटर कैसे लगाना है? पैरेलल में। अभी मैंने आपको समझाया कैसे लगाना होता है, पैरेलल में। और अब मैं चाहता हूं कि वोल्टमीटर आने से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चेंज ना हो, तो मैंने आपको क्या समझाया? 1/r इक्विवेलेंट क्या आएगा? 1/r प्लस 1/rv। तो अब मैं चाहता हूं आर इक्विवेलेंट आर हो तो आरवी इनफाइनाइट होगा, तभी 1/इनफाइनाइट 0 होगा और आर इक्विवेलेंट आर आ जाएगा। बच्चों मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं, ताकि आप अब क्या करेंगे? सीरीज में रेजिस्टेंस लगाएंगे बस। अब अलग अलग रेजिस्टेंस, यहां जितना बड़ा रेजिस्टेंस होगा, मान लो ये 1 मिली एम्पियर पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है, तो मान लो 100 वोल्ट पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन आता, और मैंने यहां पे रेजिस्टेंस को 10 टाइम्स कर दिया, है ना। अब रेजिस्टेंस अगर मैंने 10 टाइम्स कर दिया तो वोल्टेज 10 टाइम्स चाहिए होगी वही करंट के लिए। अच्छा, अब ये 10 गुनी ज्यादा वोल्टेज नाप पाएगा, शायद थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। मैं ऐसा करता हूं, एक नंबर लेता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं नंबर के साथ और उससे एक्सप्लेन करता हूं। आइए बच्चों, मैं जो एग्जांपल ले रहा हूं ये एग्जांपल है, ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 50 है HC वर्मा का। ये है, अ वोल्टमीटर कंसिस्ट ऑफ 25 ओम कॉइल। बेटा कोई भी वोल्टमीटर हो या मीटर, हार्ट क्या है? गैल्वेनोमीटर। कॉइल, क्योंकि बेटा कह रहे 25 ओम कॉइल, क्योंकि जो गैल्वेनोमीटर है बेसिकली बेटा वो एक करंट कैरिंग कॉइल है, तो इसलिए खाली इसको कॉइल भी बोल देते हैं कभी कभी। A voltmeter consists of 25 ohm coil connected in series with a 575 ohm resistor. The coil takes 10 milliampere for full scale deflection.
ओके, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन बी मेजर्ड ऑन दिस वोल्टमीटर। ठीक है बेटा, कह रहे हैं गैल्वेनोमीटर टेक्स 0.01 एम्पियर फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, 10 मिली एम्पियर है, तो ये IG, इसको हम बोलते हैं IG, मतलब जिस करंट पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा। ये 25 ओम का है, इसके साथ 575 ओम लगा दिया। कह रहे बताओ कितनी वोल्टेज मैक्सिमम मेजर कर सकता है, बेसिकली किस वोल्टेज पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ जाएगा। लगा दो V इक्वल टू IR, आई कितना है 0.01, मान लो V पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ रहा है, 0.01 इंटू टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया प्यारे बच्चों 600, तो ये क्या आ गया 6 वोल्ट। आई होप मैं आपको समझा पाऊं। सपोज करो मेरे को यही कहते हैं, इसी गैल्वेनोमीटर से मेरे को 10 वोल्ट मेजर करना है। कितना मेजर करना है 10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट कैसे मेजर करूंगा मैं इसी गैल्वेनोमीटर से, 10 वोल्ट कैसे मेजर करेंगे, ये गैल्वेनोमीटर है, वही गैल्वेनोमीटर, अब कुछ R अलग लगाऊंगा। कैसे लगाऊंगा, ताकि अब 10 वोल्ट पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन आए। आई वॉन्ट फुल स्केल डिफ्लेक्शन एट 10 वोल्ट। अब फुल स्केल डिफ्लेक्शन आए 10 पे, तो 10 इज इक्वल टू I, किस करंट पे आता है 0.01 पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन, इनटू R प्लस 25, करेक्ट है, आई एम सॉरी दिस इज 25। तो बेटा ये हो जाएगा 1000 माइनस 25, तो R क्या आ जाएगा 975, R क्या आ जाएगा 975। ज्यादा वोल्टेज मेजर करने के लिए ज्यादा रेजिस्टेंस, क्योंकि बेटा फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ करंट आनी है ना, तो ज्यादा वोल्टेज पे वही करंट आए। अगर मैं चाहता हूं ज्यादा वोल्टेज पे वही करंट आए, तो रेजिस्टेंस भी तो ज्यादा चाहिए होगा। तो ज्यादा वोल्टेज का वोल्टमीटर है तो ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उसका। तो कोई पूछे सेम गैल्वेनोमीटर से बनाया मैंने 10 वोल्ट के लिए वोल्टमीटर और 20 वोल्ट के लिए, तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, 20 वोल्ट वाले वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। आई होप मैं आपको समझा पाया। आइए एक और कर लेते हैं, लास्ट है ना। सपोज करो ये गैल्वेनोमीटर है और मेरे को इससे 20 वोल्ट तक मेजर कराना है, और ये गैल्वेनोमीटर जो है ना, ये 50 ओम रेजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस है 50 ओम, और रेजिस्टेंस सीरीज में क्या लगाएं, और कह रहे हैं इट टेक्स 1 मिली एम्पियर फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, IG 1 मिली एम्पियर। कह रहे बताओ क्या लगाएं ताकि ये 20 वोल्ट तक मेजर करे। आई वॉन्ट इट टू मेजर अप टू 25 वोल्ट, सपोज करो 25 वोल्ट, आई वॉन्ट इट टू मेजर अप टू 25 वोल्ट। तो क्या लेना पड़ेगा बेटा, V इक्वल टू IR, 25 इज इक्वल टू I क्या है 10 की पावर माइनस 3, 0.001 इंटू R प्लस 50, ये कितना आ जाएगा 25,000 माइनस 50। अब 25,000 माइनस 50 क्या हो जाएगा बताएंगे जरा, बोलेंगे 25,000 माइनस 50, ये बन जाएगा 24,950। बेटा इतना तो माइनस कर ही लेंगे, बिल्कुल सिंपल है। तो बेसिकली अगर आपको कभी भी वोल्टमीटर बनाना है गैल्वेनोमीटर से, तो सीरीज में लगाना है, जितनी वोल्टेज तक मेजर करना है, इसका मतलब उस वोल्टेज पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन आएगा, उस वोल्टेज पे IG करंट आएगा। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं कैसे बनाया जाता है गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर। अगला बेटा जो अगली जो वैरायटी होती है वो क्या होती है, गैल्वेनोमीटर से बनाओ एमीटर। तो वो कैसे बनाते थे बेटा, एक बार फटाफट से देख लेते हैं, है ना। तो गैल्वेनोमीटर से बेटा एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम, ये हम पढ़ चुके थे। एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम, टेंड्स टू 0, तभी बेटा वो इफेक्टिवली सही मेजर कर पाएगा। अगर ज्यादा होगा तो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट का चेंज कर देगा, तो वो प्रेजेंट कंडीशन ही चेंज कर देगा, करंट को ही चेंज कर देगा, तो मेजर किसको कर रहे हो जाके, फिर तो सब गड़बड़ा गया। तो हम चाहते हैं रेजिस्टेंस बहुत कम हो, तो कैसे करते हैं कम बेटा, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, तो इस तरीके से निकालते हैं R इक्विवेलेंट। इन दोनों का सम ये है, तो अकेले में कौन बड़ा होगा, ये बड़ा होगा इससे, 1/R इक्विवेलेंट बड़ा होगा या 1/R1, 1/R इक्विवेलेंट। और 1/R इक्विवेलेंट कब बड़ा होगा, जब R इक्विवेलेंट R1 से छोटा होगा। 1/R इक्विवेलेंट बड़ा होगा या 1/R2, 1/R इक्विवेलेंट, मतलब R इक्विवेलेंट R2 से भी छोटा होगा। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आता है, जो दोनों में छोटा होता है उससे भी छोटा, अगर तीन होंगे जो तीनों में सबसे छोटा होता है उससे भी छोटा। तो बेटा एमीटर बनाने के लिए बहुत छोटा रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाया जाता है ना, ताकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत कम हो गया। अब बेटा जब करंट आएगा तो एक फ्रैक्शन ही तो इसमें जाएगा, ज्यादा तो इसमें जाएगा, क्योंकि ये बहुत कम रेजिस्टेंस है। पर बेटा मैंने आपको वही बताया, हम थर्मामीटर में मरकरी की लेंथ से टेम्परेचर बता रहे हैं, थर्मामीटर में मरकरी की लेंथ से टेम्परेचर बता रहे हैं। तो अगर एक फ्रैक्शन भी आ रहा है ना, जैसे मान लो कि अगर मैं वेइंग मशीन पे खड़ा हो रहा हूं,
है ना। तो हम लोगों की बॉडी तो सिमेट्रिक है, अगर मान लो दो विंग मशीन पे खड़े हो रहे हैं तो दोनों की रीडिंग मिला के मेरा वेट है ना, सपोज करो। लेकिन मान लो कि बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा हो, कोई ऐसा जानवर हो जो खड़ा हो, है ना, मान लो जो 4 पैर हो, तो जिसका पीछे बॉडी वेट ज्यादा हो और आगे बॉडी वेट थोड़ा कम हो, तो बेटा अब लेकिन हम खाली पीछे वाले से भी प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि टोटल उसका वेट कितना होगा। आई होप मैं आपको समझा रहा हूँ, समझाने में कामयाब हूं बेटा। मैं वही यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, एक फ्रैक्शन है जो इसमें जाना है, I1 R1 I2 R2 बराबर होगा, एक फ्रैक्शन करंट इसमें जाना है ना। तो बेटा अगर इसमें अगर मान लो 2 एम्पियर आया, नाप के 2 एम्पियर भेजेंगे, जहां तक वो सुई घूमी बस वहां पे 2 एम्पियर लिख देंगे। 1 एम्पियर भेजेंगे नाप के, तो मैं जानता हूं उसमें कुछ फ्रैक्शन ही जाएगा। तो बेटा इस तरीके से बनाया जाता है एमीटर। डेफिनेटली गैल्वेनोमीटर में सारा करंट नहीं जाता। कोई पूछे गैल्वेनोमीटर में क्या एक्चुअली 2 एम्पियर करंट जा रहा है? नहीं, ये पूरा मिला के एमीटर में मिला के पूरा 2 एम्पियर ही करंट जा रहा है, अगर वो 2 एम्पियर अगर वो मेजर कर रहा है तो। पर गैल्वेनोमीटर में क्या जा रहा होगा बेटा, वो तो मिली एम्पियर्स में जाता है ना। तो बेटा मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं, ये मान लो 25 ओम का है एंड इट टेक्स 10 मिली एम्पियर, या मान लो 1 मिली एम्पियर फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अगर 1 मिली एम्पियर देता है प्यारे बच्चों फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए, तो अगर कोई मेरे से पूछे बताओ इसको बनाना है मेरे को एमीटर 2 एम्पियर तक मेजर करना है, तो कैसे करेंगे? जब 2 आए तब इसमें 1 मिली एम्पियर जाए 0.001 और इसमें 1.999। तो कैसे निकालेंगे बेटा? पैरेलल में है तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर, I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2, है ना। अब अगर आप में दम हो तो 1.999 से डिवाइड कर लेना, मैं तो 2 से ही कर लूंगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बेटा 12.5 इंटू 10 की पावर -3, तो क्या बन जाएगा 0.0125 ओम। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया। सपोज करो कि अगर मेरे को कहते हैं कि कितना रेजिस्टेंस लगा ताकि 4 एम्पियर मेजर कर पाए, ठीक है, बस ये 2 ही वैरायटी होती है बेटा इसमें टोटल। अब 4 एम्पियर मेजर करना है तो इसका मतलब 4 एम्पियर पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन है। जब इसमें 4 एम्पियर है तब इसमें 0.001 जाए और इसमें 3.999 जाए। अब पैरेलल में है तो I1 R1 I2 R2 बराबर होंगे, 3.999 इंटू स्मॉल r बराबर 0.001 इंटू 25, ये क्या बन जाएगा अपॉन 4, क्या बन जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर -3, 0.00625। अच्छा, और कम। तो एमीटर में उल्टा है हिसाब किताब, जितना ज्यादा करंट मेजर करना है उतना रेजिस्टेंस कम चाहिए, जितना ज्यादा करंट के लिए बनाना है उतना रेजिस्टेंस कम चाहिए, क्योंकि बेटा पहले 2 आया था तो लगभग 2 ही इसमें गया और इसमें 1 मिली एम्पियर, जब 4 आया तो उसमें 4 गया, इसमें 1 मिली एम्पियर। तो जो रेशियो है बेटा, अगर करंट का रेशियो देखें लगभग, तो बेटा वो डबल हो गया ना, इसमें 2 था इसमें 1 मिली एम्पियर, इसमें 4 हो गया इसमें 1 मिली एम्पियर। जो रेशियो वो डबल हो गया है ना, जो करंट बटने का रेशियो, और I1 R1 I2 R2 बराबर होते हैं। अब मैं चाहता हूं ज्यादा इसमें चला जाए, पहले तो 2 में से 1.999 गया था, अब 4 में से 3.999, अब फ्रैक्शन और बढ़ गया। फ्रैक्शन कब बढ़ेगा बेटा? देखो इसमें मान लो I1 है, इसमें I2 है, तो I1 R1 इक्वल टू I2 R2 होता है, ठीक है, और R2 बेसिकली ये, तो R2 क्या निकल के आ रहा है I1 बाय I2। अगर आप चाहते हो कि फ्रैक्शन बेसिकली, अगर मैं गैल्वेनोमीटर से शंट रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस देखूं, मतलब करंट का रेशियो देखूं, तो वो कम हो रहा है। तो रेशियो अगर कम हो रहा है तो बेटा रेजिस्टेंस जो रिक्वायर्ड है वो कैसा रिक्वायर्ड होगा? कम रिक्वायर्ड होगा। तो जितना बड़ा अगर आपको करंट मेजर करना है, जितना ज्यादा करंट अगर आपको मेजर करना है, उतना उसी गैल्वेनोमीटर से अगर आप मेजर करना चाहते हो तो पैरेलल में कम लगाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि उसमें तो एक पर्टिकुलर वैल्यू ही जा सकती है मैक्सिमम, बाकी उसमें से भेजना है। अब ज्यादा भेजना है उसी वोल्टेज पे ज्यादा भेजना है। आप सोचो ना, अगर वही करंट है गैल्वेनोमीटर में तो गैल्वेनोमीटर के क्रॉस वही पोटेंशियल डिफरेंस है, पर टोटल करंट आपको ज्यादा सेंड करना है, ज्यादा सेंड करना है तो यहां पे रेजिस्टेंस कम होगा, तभी तो ज्यादा करंट जा पाएगा। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। तो बेटा कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, गैल्वेनोमीटर है 2 ओम 4 ओम 6 ओम बनाना है, तो याद रखेंगे जितना बड़ा 2 एम्पियर 4 एम्पियर 6 एम्पियर मेजर करने के लिए बनाना है, तो जितना ज्यादा एम्पियर मेजर करना चाहते हैं उतना पैरेलल में रेजिस्टेंस कम लगाना पड़ेगा। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाएंगे। आइए प्यारे बच्चों, ये एक बार फिर से मैं आपको समझाना चाहता हूं, ऐसा क्यों होता है कि एमीटर में कि जब हमको करंट रेंज ज्यादा चाहिए होती है तो रेजिस्टेंस शंट का कम लगाना पड़ता है। ऐसा क्यों बेटा? देखो ये है गैल्वेनोमीटर, आप ध्यान से समझिए। ये सपोज करो 0.01 एम्पियर पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है, ये आपने लगाया शंट,
पहले 2 एम्पियर पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ रहा था, इसमें सपोज 0.01 आ रहा था, तो इसमें बाकी 1.99 जा रहा था। अब बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूं, अब मान लो 4 एम्पियर के लिए डिजाइन करना है, तो अब आप चाहते हो इसमें तो वही है ना, इसमें करंट बढ़ाना है, तो इसमें अगर बेटा करंट बढ़ाना है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस, वो IG इनटू जो भी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है लेट से G, वो तो फिक्स है ना, पोटेंशियल डिफरेंस वही है, पर करंट अब मेरे को बढ़ाना है, क्योंकि ये करंट बढ़ाना है, ज्यादा करंट नापना है, ज्यादा करंट पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन चाहिए, तो इसमें तो करंट बेटा फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे एक पर्टिकुलर वैल्यू इसमें ही तो बढ़ाना है, तो करंट कब बढ़ेगा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस गैल्वेनोमीटर के क्रॉस वही, तो इसमें भी वही पोटेंशियल डिफरेंस वही है, करंट बढ़ाना है, कैसे करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा, शंट रेजिस्टेंस कम करना पड़ेगा। तो सेम गैल्वेनोमीटर को अगर आप एमीटर बनाते हैं 2 एम्पियर का, तो बेटा रेजिस्टेंस जो चाहिए 4 एम्पियर के लिए कम चाहिए, क्योंकि 4 एम्पियर के लिए ज्यादा करंट जाना है, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर वही है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन में वही करंट है, वही करंट तो वही पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें ज्यादा करंट उसी पोटेंशियल डिफरेंस पे, इसका रेजिस्टेंस कम, तो शंट रेजिस्टेंस कम, तो टोटल रेजिस्टेंस जो होता है बेटा, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो दोनों में छोटा होता है उससे भी छोटा होता है, दैट इज एमीटर 2 एम्पियर का बनाना हो, 4 एम्पियर का, 6 एम्पियर का, मान लो 3 है, सेम गैल्वेनोमीटर से सबसे कम रेजिस्टेंस होगा 6 एम्पियर वाले का, उससे बड़ा होगा 4 एम्पियर वाले का, 2 एम्पियर वाले का सबसे बड़ा। जितना ज्यादा करंट मेजर करना है उसी पोटेंशियल डिफरेंस पे ज्यादा करंट कब जाएगा, जब रेजिस्टेंस कम होगा, V/R होता है करंट, तो रेजिस्टेंस कम कब आएगा, जितना ज्यादा आपको करंट मेजर करना है, जितना ज्यादा करंट मेजर करना है उतना आपको रेजिस्टेंस कम लगाना पड़ेगा। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया।